भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा जिसके नाम पर हमारे देश की राजनीति तय होती रही है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने के वादे किए जाते रहे हैं, चुनाव लड़े जाते रहे हैं और उसे समाप्त करने की बात कहकर सरकारें भी बनाई जाती हैं। प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के नाम पर बनी सरकारों ने क्या इस लड़ाई का अपना वादा पूरा किया है? ये खुला प्रश्न है जिसकी पड़ताल जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही पड़ताल करेंगे, बात करेंगे केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, क्योंकि यही विभाग आर्थिक मामलों से जुड़े भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत की पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर। 1990 के दशक से ही आर्थिक सुधारों के कारण भारत के सिस्टम में परिवर्तन दिखने शुरू हो गए थे, पर इस नए सिस्टम को चलाने के लिए पुरानी प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजर को नहीं बदला गया। प्रोसीजर और सिस्टम के इसी अंतर के कारण कई कमियां पैदा हुई, जिसका फायदा राजनेताओं और सरकारी बाबुओं ने यूपीए सरकार के दौरान उठाया और मनमाना भ्रष्टाचार किया। उदाहरण के लिए 2004 से 2009 के बीच में कांग्रेस सरकार ने बिना नीलामी करवाए ही कोयला खदानों का आवंटन कर दिया। नीलामी ना करवाने के लिए कांग्रेस सरकार के बाबुओं और मंत्रियों ने तर्क दिया कि सरकार केवल परंपरा का पालन कर रही थी, क्योंकि वाजपेयी सरकार तक कोयला खदानों का आवंटन बिना नीलामी के ही होता आया था। इस मामले में कोर्ट ने यह कहकर आवंटन रद्द कर दिया कि वाजपेयी सरकार के समय की तुलना में मनमोहन सरकार के समय में भारत में कोयले की मांग लगातार बढ़ी है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के आधार पर ही होना चाहिए और कोयला खदानों का यूपीए सरकार द्वारा किया गया आवंटन कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। इसको प्रसिद्ध कोयला घोटाला के नाम से जाना जाता है और सरकारी बाबुओं की चालाकी, जिसमें नेताओं और उद्योगपतियों की आपसी मिलीभगत थी, ने इस भ्रष्टाचार को संभव बनाया। इस प्रवृत्ति पर रोक लगना शुरू हुई वर्ष 2014 के पश्चात। वर्ष 2014 के बाद कैसे भ्रष्टाचार निवारण की मुहिम शुरू की गई, हम आपको बताते हैं। इस संदर्भ में हम प्रवर्तन निदेशालय की गतिविधियों का ब्यौरा देखते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज और भगोड़ों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक यानी पिछले 10 साल में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगभग 5422 मामले दर्ज किए। आपको बता दें कि पीएमएलए के तहत कोई मामला दर्ज करने के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022 तक लगभग 1,04,702 करोड़ रुपए के आसपास अपराध की आय जब्त की जा चुकी है। वहीं दोष सिद्ध होने का भी आंकड़ा देखिए। पीएमएलए के तहत 992 मामलों में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 869.31 करोड़ की जब्ती की गई और 23 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया, जबकि 2005 से 2014 के मध्य किसी भी अभियुक्त को दोषी नहीं पाया गया था। हमने कांग्रेस के समय भी प्रवर्तन निदेशालय के आंकड़े निकालने की कोशिश की और इस संदर्भ में 2013 में यानी एक ही वर्ष में संसद के पटल पर अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये ना केवल कांग्रेस की भ्रष्टाचार के प्रति गंभीरता को दिखाता है, बल्कि ये लोकसभा को गुमराह करने का भी मामला है और ये पूछा जाना चाहिए कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। खैर, चूंकि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसलिए आगे फेमा से जुड़े मामलों पर गौर करते हैं। 2012-13 से 31 मार्च 2022 तक फेमा के तहत जांच के लिए लगभग 30,716 मामले लिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8,130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ फेमा के तहत लगभग 7,080 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं। इसी प्रकार 2017 से 2022 के दौरान 87 वर्तमान और भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मार्च 2023 तक ट्रायल के अंतर्गत मामलों की संख्या घटकर 1064 रह गई थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में एजेंसी और न्यायालय की फास्ट प्रोसेसिंग को दिखाता है। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी फेमा के तहत की गई कार्रवाइयों का वर्षवार आंकड़ा देखने पर यह पता लगता है कि 2016-17 से जांच के अंतर्गत आए मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और 2021-22 में अकेले रिकॉर्ड 5,313 मामले फेमा के तहत और 1,180 मामले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए। इसके साथ साथ सरकार ने 2014 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून की कमजोरियों को भी दूर करने का गंभीर प्रयास किया। इस संदर्भ में 2019 में कानून में हुए संशोधन ने अब अभिव्यक्तियों की जमानत कठिन कर दी है। कानून में हुए संशोधन के कारण मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी अभियुक्त की होगी, ना कि जांच एजेंसी की। इस संशोधन को चुनौती देने वाली अपील को उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने 2022 में दिए गए अपने निर्णय में गैर संवैधानिक मानने से इनकार कर दिया था।
ऐसे में इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए मामलों में सजा पाने वाले लोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। शायद यही वो बात है जो विपक्ष को खाए जा रही है। साथ ही ये बात भी आगे बढ़ाई जा रही है कि केवल विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। आखिर निर्णय जनता को करना है कि जनता को भ्रष्ट नेताओं के बिना लोकतंत्र चाहिए या भ्रष्ट लोकतंत्र।